रात का घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। राजा जयचंद अपने मंत्री वीर सिंह के साथ घने जंगल में उस घने अंधेरे को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी मंत्री वीर सिंह राजा जयचंद से डरता हुआ बोला, अरे अरे महाराज, महाराज घोड़े की रफ्तार तेज कर लीजिए। अरे जल्दी करिए, घोड़े की रफ्तार बढ़ाइए, जल्दी बढ़ाइए महाराज। क्या बात है? ऐसा क्यों बोल रहे हो मंत्री जी? क्या हो गया? महाराज शायद आपको नहीं पता, हम जिस डाकू के इलाके से गुजर रहे हैं ना, उस डाकू ने आसपास के राजाओं का जीना हराम कर दिया है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जल्दी से घोड़ा भगाइए, रफ्तार तेज करिए, जल्दी। मंत्री की बात सुनकर राजा जयचंद क्रोधित होता हुआ बोला, अपनी जबान को लगाम दो मंत्री जी, हम राजा हैं राजा। अगर हम भी उस डाकू से डर जाएंगे तो फिर हमें शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रजा हम पर भरोसा करती है और हम प्रजा के भरोसे को कायम करने के लिए ही रात के समय उस डाकू के इलाके में घूमने के लिए आए हैं। अरे कल जब प्रजा हमें और तुम्हें सही सलामत देखेगी ना, तो या तो उस डाकू का डर समाप्त हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। समझ गए? फालतू की बात करते हो। अरे अरे लेकिन महाराज, फिर भी आपको चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। अरे सुना है कि वो डाकू अचानक से सामने आकर वार करता है। मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ। मंत्री जयचंद ने इतना कहा ही था कि तभी घने पेड़ के पीछे से झाड़ियों को पार करता हुआ एक नकाबपोश तलवार लेकर राजा जयचंद के सामने आकर खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोला, नीचे उतर जाओ। राजा जयचंद नकाबपोश की बात सुनकर बगैर डरे घोड़े से नीचे उतर गया और उस नकाबपोश की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हाँ जानता हूँ, तुम जयगढ़ राज्य के राजा जयचंद हो, पर शायद तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। कौन हो तुम? अरे हम वो हैं जिसके सामने जो भी राजा आता है वो फिर कभी जीवित नहीं बचता। आह! आह! अगले दिन राजा जयचंद की मौत की खबर आसपास के राज्यों में जंगल की आग की तरह फैल गई। केशव नगर का राजा विक्रम अपने महल के बाहर बगीचे में चिंतित अवस्था में टहल रहा था कि तभी उसका मंत्री जगन्नाथ वहां पहुंचा। राजा विक्रम को चिंतित अवस्था में देखकर मंत्री जगन्नाथ उसकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ महाराज? आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हुए हैं? अरे चिंता की ही तो बात है मंत्री जी। क्या तुमने सुना नहीं कि कल उस डाकू ने जयगढ़ राज्य के राजा को अपने इलाके में धराशायी कर दिया? हाँ सुना है महाराज, उस डाकू ने तो सभी राजाओं का जीना हराम करके रखा है। न जाने क्यों उसकी राजाओं से पता नहीं क्या ही दुश्मनी है। समझ नहीं आता आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रहा है। मंत्री जी, वो डाकू जंगल के जिस इलाके में रहता है वो इलाका हमारे राज्य के अधीन में आता है। आसपास के सारे राज्यों के राजाओं का मुझ पर दबाव है। वो कह रहे हैं कि हम उस डाकू को जंगल से ढूंढकर उसे सजा दें। परंतु अब तुम ही बताओ मंत्री जी, हमारे राज्य के अधीन जो घना जंगल आता है वो बड़ा ही रहस्यमयी जंगल है। उस जंगल में जो भी मानव जाता है तो जंगली जानवर ही उसे नहीं छोड़ते। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार वो डाकू उस जंगल में अब तक जीवित कैसे है। आपकी बात बिल्कुल सही है महाराज। और ऊपर से आपकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा, जो कि अपनी सहेली के विवाह में दूसरे राज्य के लिए गई थी, वो भी आ रही हैं। और आप तो जानते हैं कि दूसरे राज्यों का जाने वाला रास्ता उसी जंगल से होकर जाता है।
हाँ 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 हाँ, जानते हैं, और यही तो हमारी चिंता का विषय है। अब समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो डाकू है कौन। महाराज आप चिंता मत कीजिए। क्या है कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि उस डाकू को जंगल की सीमा पर दूसरे राज्यों के राजाओं की आने की सूचना कैसे मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ महाराज कि जरूर आसपास का कोई गांव वाला उस डाकू से मिला हुआ है। महाराज मैंने अपने गुप्तचर फैला दिए हैं, वो हमारे राज्य के अधीन सभी गांवों में जाकर नजर रख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हमें कोई न कोई अहम सुराग मिल जाएगा। हाँ। मंत्री जगन्नाथ ने इतना कहा ही था कि तभी एक गुप्तचर वहां आ पहुंचा और मंत्री जगन्नाथ से बोला, महाराज के जय हो, महाराज के जय हो। मंत्री जी आपका शक बिल्कुल सही निकला। केशव नगर राज्य से कुछ दूरी पर हरियापुर गांव पड़ता है। मैं उसी गांव में नजर रख रहा था और मैंने देखा कि हरियापुर गांव का मुखिया अक्सर दिन में एक दफा उस जंगल में जरूर जाता है। महाराज उस मुखिया का रोज रोज उस जंगल में जाना, हाँ, ये संदेह प्रकट करता है। गुप्तचर की बात सुनकर राजा विक्रम चौंकते हुए बोला, हमें लगता है मंत्री जी कि इस गुप्तचर ने वाकई में बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है। हमें किसी भी छोटी से छोटी कड़ी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जाओ मंत्री जी, सेनापति को आदेश दो कि वो उस मुखिया को तुरंत राजमहल में बंदी बनाकर घसीटते हुए लेकर आए। हमें विश्वास है कि वो उस डाकू के बारे में अवश्य कुछ न कुछ जानता होगा। जाइए। इतना बोलकर राजा विक्रम राजमहल के राज दरबार में चला गया। कुछ ही देर में सेनापति मानसिंह एक बुजुर्ग व्यक्ति को राज दरबार में ले आया और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज ने हमें जैसा आदेश दिया था वैसा हमने कर दिया है मंत्री जी। ये रहा हरियालीपुर गांव का मुखिया, ये रहा अब आपके हवाले। हाँ तो मुखिया जी, हमारे गुप्तचर ने सूचना दी है कि तुम रोज जंगल में जाते हो और जिस जंगल में वो डाकू रहता है वहां जाते हो तुम। सीधी सीधी तरह बता दो, क्या तुम उस डाकू को जानते हो? मुखिया कुछ देर तक राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ को घूरता रहा और फिर एक लंबी सांस लेकर राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, अब ठीक है, मैं उस डाकू के बारे में वैसे तो तुम्हें कभी नहीं बताता, परंतु जिस डाकू की तुम बात कर रहे हो, हाँ, ये सच है कि मैं उस डाकू को जानता हूं। उसका बचपन मेरे सामने ही बीता। उसी डाकू ने मुझसे कहा था कि भविष्य में अगर कभी भी मुझ पर किसी राजा को शक हो जाए और अगर मैं बंदी बना लिया जाऊं, तब मैं बेखौफ होकर उस डाकू के बारे में राजा को बता दूं। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे हिम्मत के दाद देने पड़ेंगे मुखिया। अरे तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो, हैं? तुम उस डाकू को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने हमें राजमहल में आकर सूचना नहीं दी। अब तक उस डाकू ने जितने भी राजाओं की हत्या की है, उसमें तुम भी बराबर के दोषी कहलाए जाओगे। तुम्हें इस दोष के लिए मृत्यु दंड हो सकता है और उस डाकू को तो हम मृत्यु दंड देकर ही रहेंगे, समझ गए? मुखिया राजा विक्रम की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे मृत्यु दंड दे दो महाराज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रहा सवाल उस डाकू के मृत्यु दंड देने का तो उसको जीते जी 20 वर्ष पहले ही मार चुके हैं। हाँ। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। हैं? क्या क्या कहना क्या चाहते हो तुम? महाराज,
कोई भी डाकू अपनी खुशी से डाकू नहीं बनता। अरे डाकू बनाता है उसे आपका समाज, डाकू बनाता है आप जैसे राजा का गलत न्याय। अरे सुनना चाहते हैं ना आप, तो सुनिए, ये बरसों पहले की बात है। केशव नगर राज्य के एक छोटे से हरियालीपुर गांव में आदित्य नाम का एक अपाहिज, जिसका एक हाथ काम नहीं करता था, अपनी पत्नी राधा और अपने 10 वर्षीय पुत्र अर्जुन के साथ रहा करता था। राधा और उसकी पत्नी हरियालीपुर गांव की जमींदार की हवेली में साफ सफाई का काम किया करते थे। एक दिन शाम के समय आदित्य जमींदार के पास आकर बोला, नमस्ते जमींदार, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है जमींदार। आदित्य, हाँ भाई बोलो, क्या बात करनी है? देखो जमींदार जी, मेरे पिताजी ने तुमसे बहुत थोड़ा सा कर्ज लिया था, मगर तुमने उस पर इतना भारी ब्याज लगा दिया कि वो तुम्हारा कर्ज चुकाते 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 इस संसार से चले गए, मगर तुम्हारा कर्ज खत्म नहीं हुआ। और उनके बाद मैं और मेरी पत्नी दिन रात तुम्हारी हवेली में गुलामी की तरह काम करते हैं। भाई जमींदार साहब, जमींदार जी, महानुभाव जमींदार जी, अब तो हमें बख्श दो। ये सुनकर जमींदार क्रोधित होता हुआ आदित्य की ओर देखकर बोला, हाँ, अब तो हमें बख्श दो। बकवास मत करो आदित्य, एक तो तुम अपाहिज हो, किसी काम के लायक नहीं हो, ये जानते हुए भी मैंने तुम्हें अपनी हवेली में काम करने दिया, और तुम मेरा एहसान मानने की बजाय उल्टा मुझे ज्ञान बांट रहे हो कि क्या करना चाहिए, मुझे दोषी ठहरा रहे हो, हैं? जमींदार जी देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरा एक हाथ काम नहीं करता, परंतु मेरी पत्नी तो पूरी तरह से स्वस्थ है ना। वो भी आपकी हवेली और आपके खेतों में दिन रात बैलों की तरह जुती रहती है, और उसके बदले आप हमें क्या देते हैं बताइए, क्या देते हैं? अपने घर का जूठा भोजन देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। तुम्हें जूठा भोजन मिलता है, ये तुम्हारे लिए बहुत है, और अगर तुम्हें मेरे यहाँ काम करने में इतनी ही समस्या हो रही है तो भैया एक काम करो, जो कर्ज बाकी है वो मुझे चुका दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और हाँ, मेरी एक बात कान खोलकर और सुन लो, तुम्हारा पुत्र अर्जुन दिन भर निठल्ला बनकर गांव में घूमता रहता है, कल से उसे भी मेरी हवेली में ले आना, समझ गए? हाँ, अरे आप ये क्या कह रहे हैं जमींदार जी? अरे वो छोटा सा बच्चा है, कम से कम उसे तो गुलामी में मत घसीटिए, उसे तो बख्श दीजिए। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, समझे? बल्कि मैंने तुम्हें आदेश दिया है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर से धक्के मारकर तुम्हारे परिवार को बाहर निकाल दूंगा, समझ गए? और कर्ज के रूप में तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। घर से निकलने के बाद अपने परिवार को जंगलों में लेकर भटकते रहना, कोई जंगली जानवर आएगा चबाकर खा जाएगा। बात करते हो, नालायक कहीं के बकवास करते हैं। इतना बोलकर जमींदार क्रोधित होता हुआ वहां से चला गया। आदित्य आंखों में आंसू लिए हुए शाम को अपनी पत्नी राधा को सारी घटना बताता हुआ बोला, हाँ, मैंने सोचा था कि जमींदार कम से कम मेरी बात समझेगा, मगर उसने तो मेरे 10 वर्षीय पुत्र अर्जुन को भी घसीट लिया। मैं अपने पुत्र को बचपन से ही गुलामी की भट्टी में नहीं झोंकूंगी। अगले दिन आदित्य गांव की मुखिया को सारी घटना बताते हुए बोला, हाँ, अब तुम ही बताओ मुखिया जी, मैं क्या करूं? मेरे पिता का कर्ज मैं और मेरी पत्नी चुका रहे हैं, और अब तो जमींदार मेरे बेटे को भी गुलामी में घसीट रहा है। ऐसा कैसे चलेगा मुखिया जी? आदित्य,
मैं समय आने पर जमींदार से बात करूंगा, लेकिन अभी जो जमींदार कह रहा है तुम वही करो। मुझे डर है कि अगर तुमने जमींदार की बात नहीं मानी तो जमींदार तुम्हारे ही घर से तुम्हें कहीं निकाल ना दे। और वैसे भी सब जानते हैं कि जमींदार की मित्रता केशव नगर राज्य के राजा विक्रम से है। मैंने सुना है कि कुछ दिनों बाद महाराज जमींदार से मिलने के लिए उसकी हवेली में आ रहे हैं। हाँ, मैं महाराज के सामने ही जमींदार से बात करूंगा। बस तब तक के लिए तुम थोड़ा धैर्य से काम लो, ठीक है? मुखिया की बात सुनकर आदित्य चुपचाप अपने घर चला गया। अगले दिन राधा अपने 10 वर्षीय पुत्र को हवेली में लेकर चली गई। जमींदार आदित्य से बोला, हाँ, अच्छा हुआ जो तुमने मेरी बात मान ली आदित्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना कहकर वो अर्जुन से बोला, तुम्हें यहाँ सफाई का काम करना है, लेकिन ध्यान रखना किसी भी वस्तु को हाथ मत लगाना, समझ गए? इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद अर्जुन जमींदार की हवेली में साफ सफाई का काम करने लगा। एक दिन अर्जुन जमींदार के फर्श पर झाड़ू लगा रहा था कि तभी जमींदार की इकलौती पुत्री चंद्रलेखा वहाँ आ पहुँची, जो कि अर्जुन की हम उम्र थी। चंद्रलेखा अर्जुन की ओर देखकर बोली, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? अर्जुन डरे हुए अंदाज में चंद्रलेखा से बोला, हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। अरे कहीं तुम्हारे पिताजी ने देख लिया फिर तो मेरी शामत आ जाएगी ना, मैं नहीं खेलूंगा। अरे डरते क्यों हो? मैं पिताजी से बात कर लूंगी। पिताजी तो मुझे इस हवेली से बाहर निकलने ही नहीं देते। मेरा खेलने का बड़ा मन करता है, चलो खेलते हैं। अर्जुन अभी केवल 10 वर्ष का था। वो नहीं जानता था अच्छे और बुरे का फर्क क्या होता है। वो मासूमियत से चंद्रलेखा के साथ खेलने लगा। तभी वहाँ पर जमींदार आ पहुँचा। जमींदार को देखकर चंद्रलेखा बुरी तरह से सहम गई, मगर जमींदार आदित्य की ओर देखकर बोला, अरे 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 अरे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी के साथ खेल रहा है। मेरी बेटी के साथ खेलने से पहले अपनी औकात देख ली होती, नालायक बेवकूफ कहीं का। इतना कहकर जमींदार ने एक जोरदार चांटा अर्जुन के गाल पर जड़ दिया। तभी वहाँ पर आदित्य और उसकी पत्नी राधा आ पहुँचे। आदित्य, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? अरे आप मेरे बेटे को मार क्यों रहे हैं? अरे क्योंकि ये मेरी बेटी के साथ खेल रहा था। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, इसीलिए मारा। अपने बेटे को मार खाता देख आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आदित्य जमींदार की ओर देखकर गुस्से से बोला, अरे बस बस बस, बहुत हो गया जमींदार। अरे मैं अपना और अपनी पत्नी का अपमान और अत्याचार बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने मासूम निर्दोष बेटे के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमींदार आदित्य से कुछ कहने ही वाला था कि तभी जमींदार का एक नौकर जमींदार से आकर बोला, मालिक, राजा विक्रम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर जमींदार चौंकता हुआ बोला, अरे महाराज, मैं तो भूल ही गया था कि आज महाराज मुझसे मिलने आने वाले हैं। हाँ 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 हाँ। इतना बोलकर जमींदार आदित्य की ओर देखकर बोला, अगर आज महाराज नहीं आए होते ना, तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाता कि तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखती। जमींदार की बात सुनकर आदित्य क्रोधित होता हुआ बोला, हाँ हाँ हाँ, तो मुझे भी महाराज का ही इंतजार था जमींदार। अब मैं भी मुखिया के पास जा रहा हूँ। अब मेरा और तुम्हारा फैसला महाराज के सामने होगा। हाँ। इतना बोलकर जमींदार अपनी पत्नी राधा और पुत्र अर्जुन को जमींदार की हवेली से लेकर चला गया। आदित्य की बातों से जमींदार बुरी तरह से डर गया और वो अपनी 10 वर्षीय पुत्री की ओर देखकर बोला, देखो चंद्रलेखा, मैं महाराज के सामने
आदित्य और अर्जुन के ऊपर चोरी का आरोप लगाऊंगा और तुम्हें महाराज के सामने कहना है कि उन सब ने तुम्हारी आंखों के सामने चोरी की है। और जब तुमने उनकी चोरी के बारे में मुझे बताने के लिए उनसे कहा तो उन लोगों ने बेटा तुम्हें डराया, धमकाया और ये कहा कि वो तुम्हें जान से मार देंगे। हाँ, लेकिन पिताजी, वो सब तो निर्दोष हैं। अरे जितना कहा है उतना करो, ज्यादा दिमाग न लगाओ। और सुनो, अगर तुमने महाराज के सामने सच बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। अपने पिता की बात सुनकर चंद्रलेखा बुरी तरह से घबरा गई। जमींदार तुरंत राजा विक्रम के सामने आ पहुंचा। हाँ, हम तुम्हारी कितनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं जमींदार। आखिरकार तुम कहाँ थे? हाँ? अरे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब आपको क्या बताऊं महाराज, हमारे गांव का एक अपाहिज व्यक्ति आदित्य अपनी पत्नी और बेटे के साथ इस हवेली में साफ सफाई का काम करता है, मगर वो न जाने कब से मेरे घर के कीमती वस्तुओं को चुरा रहा था। और आज जब मेरी बेटी चंद्रलेखा ने उन सबको रंगे हाथों पकड़ लिया ना, बस उन सब ने मिलकर मेरी बेटी को जान से मारने का प्रयास किया। बस तभी आप आ गए और वो पूरा परिवार यहाँ से भाग गया। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ चंद्रलेखा से बोला, हैं? ये क्या बात कर रहे हो? बेटा चंद्रलेखा, क्या वाकई में तुम्हारे साथ उन लोगों ने ऐसा किया? हाँ, पिताजी सही कह रहे हैं। राजा विक्रम अपने 2 सैनिकों की ओर देखकर बोला, सैनिकों, जाओ, जाकर आदित्य और उसकी पत्नी और पुत्र को यहाँ लेकर आओ। जाओ। कुछ ही देर में दोनों सैनिक आदित्य, राधा और अर्जुन को राजा विक्रम के सामने पकड़ कर ले आए। आदित्य हाथ जोड़ता हुआ राजा विक्रम से बोला, महाराज, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। हमारे मित्र ने तुम्हारे परिवार पर तरस खाकर तुम्हें काम दिया और तुमने उसके पुत्री को जान से मारने का प्रयास किया है? आदित्य इससे पहले कुछ समझ पाता कि तभी राजा विक्रम ने अर्जुन शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। अर्जुन भागते भागते गांव की सीमा तक पहुंचा ही था कि उसे सीमा पर मुखिया मिल गया। अरे 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 अरे, क्या 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 बात है? क्या हो गया अर्जुन? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या बात है? अर्जुन रोते हुए सारी घटना बताते हुए मुखिया से बोला, महाराज ने मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता को मार दिया। क्या? ओह, ये कैसे हुआ? ये तो महाराज ने बहुत गलत किया। महाराज कह रहे थे कि वो मुझे जीवन भर के लिए कारागार में डाल देंगे, इसीलिए मैं वहां से भाग आया। ओह, लेकिन क्यों? खैर, तुमने सही किया अर्जुन। तुम एक काम करो, जंगल की ओर भाग जाओ। जाओ 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 जाओ, जाओ। भागो 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 यहाँ से, जाओ। लेकिन मुखिया जी, जंगल में तो जंगली जानवर है, वो मुझे मार देंगे। तभी एक व्यक्ति झाड़ियों से निकलकर मुखिया के सामने आकर खड़ा हो गया, जो कि नकाब लगाए हुए था। मैं एक डाकू हूँ मुखिया। मैंने इस बच्चे की दास्तान सुन ली है। मैं जंगल में ही छुप कर रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इस बच्चे को सुरक्षित रूप से यहाँ से निकालकर जंगल तक ले जा सकता हूँ। मुखिया नम आंखों से अर्जुन से बोला, जाओ जाओ अर्जुन, जाओ। शायद तुम्हारी नियति यही थी। अपने माता पिता की हत्या को कभी मत भूलना। जाओ मेरे बेटे, जाओ जाओ। इतना बोलकर मुखिया चुप हो गया। ओह, तो फिर क्या हुआ? अर्जुन, महाराज अर्जुन डाकू बन गया और उसे राजाओं से नफरत हो गई।
10 वर्ष बाद उसने उस जमींदार को उसके पापों के कर्मों की सजा उसकी हत्या करके दी। हाँ 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 हाँ, अब मुझे याद आ गया, ये वही बच्चा है जिसके माता पिता की हत्या हमने वर्षों पहले हरियापुर के जमींदार की हवेली में किया था। याद आ गया, याद आ गया, क्योंकि उसे जमींदार की इकलौती पुत्री चंद्रलेखा ने उन सबको चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उन सब ने चंद्रलेखा को ही मारने का प्रयास किया था। हाँ, हमें सब कुछ याद आ गया। ये सरासर झूठ है महाराज। दरअसल आदित्य बेचारा अपाहिज था। सच तो यह था कि आदित्य तो जमींदार के अत्याचारों से पीड़ित था महाराज। एक बच्चे के सामने उसके माता पिता की हत्या हो जाना उसका बचपन मिट्टी में मिल जाने जैसा है। इस तरह के बच्चे बड़े होकर डाकू ही बनते हैं महाराज, आप खुद सोचिए। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी एक सैनिक घबराता हुआ राजा विक्रम के पास आकर बोला, हाँ हाँ महाराज, महाराज अभी अभी सूचना मिली है कि आपकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा का उस जंगल के डाकू ने अपहरण कर लिया है महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से घबरा गया। राजा विक्रम मुखिया की ओर देखकर बोला, हाँ हाँ मुखिया, हमें अपनी गलती का पश्चाताप है। मुझे एक बार आदित्य और उसकी पत्नी को भी कहने का मौका देना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन मुखिया, इसमें हमारी बेटी का कोई दोष नहीं है। अर्जुन हमें जो सजा देना चाहता है दे, वो हमें स्वीकार है, लेकिन हमारी बेटी को कुछ ना करे। राजा विक्रम की बात सुनकर मुखिया राजा विक्रम को बहुत गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद मुखिया राजा विक्रम से बोला, ठीक है महाराज, मैं आपको उसके ठिकाने पर ले चलता हूँ, लेकिन उसके ठिकाने पर केवल आप, मैं और मंत्री ही जाएंगे, आपका कोई सैनिक नहीं जाएगा। कुछ ही देर में मुखिया राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ के साथ एक गुफा में खड़ा हुआ था। उस गुफा के अंदर अर्जुन, जो कि अब 30 वर्ष का हो चुका था, तलवार पकड़े उन सबको घूरे जा रहा था। राजकुमारी सुलेखा बेहोश थी। राजा विक्रम अर्जुन की ओर देखकर बोला, हाँ देखो अर्जुन, हमें मुखिया ने सब कुछ बता दिया है और हमें अपनी गलती का एहसास है, और देखो हम तुमसे क्षमा मांगते हैं, हो सके तो हमें माफ कर दो। तुम्हारे क्षमा मांगने से मेरे माता पिता जीवित नहीं हो जाएंगे महाराज। हाँ अर्जुन, ये बात सच है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के साथ अन्याय किया, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि तुमने भी और राजाओं की हत्या करके उन सभी के साथ अन्याय किया। देखो, गलती मैंने की थी, तुम्हें मुझे मारना चाहिए था, तुमने बाकी राजाओं की हत्या क्यों की? हाँ, जिस बच्चे के सामने उसके माता पिता की एक राजा बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर देना, और वो भी उनकी बात सुने बगैर, तो उस बच्चे के मन में राजाओं के प्रति सम्मान नहीं बल्कि नफरत होती है महाराज, नफरत। हाँ, मैं समझ सकता हूं अर्जुन कि मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद किया। मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम जो चाहे मेरे साथ करो, मुझे मार दो, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरी पुत्री को छोड़ दो, उसका कोई दोष नहीं है, उसे कुछ मत करो। मुझे पता था कि यह दिन अवश्य आएगा, इसीलिए मैंने मुखिया जी से पहले ही कह दिया था कि अगर तुम पकड़े जाना तो सारा सच बता देना। मैं जानता था कि एक दिन तुम मेरे सामने जरूर खड़े होगे। महाराज, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, परंतु याद रखना, कभी भी मेरी तरह किसी और के साथ अन्याय करके उसे डाकू बनने का मौका मत देना। समझ गए?
हाँ 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 अर्जुन, मैं तुमसे वादा करता हूं। और अर्जुन देखो, मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद किया है। तुम अब डाकू का जीवन छोड़ दो। मैं तुमसे कभी मिला था, मैं इस रहस्य को हमेशा रहस्य ही रखूंगा। हाँ। तभी मुखिया अर्जुन से बोला, हाँ अर्जुन, देखो महाराज सही कह रहे हैं। तुम यही चाहते थे कि राजा विक्रम को उनकी गलती का पछतावा हो, जो कि उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। तो अब समय आ गया है कि तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। मुखिया की बात सुनकर अर्जुन चलता हुआ जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। राजा विक्रम सुलेखा को लेकर अपने महल में आ गया। उस दिन के बाद अर्जुन डाकू से शरीफ इंसान बन गया। विक्रम ने हमेशा इस रहस्य को रहस्य रखा कि वो अर्जुन से कभी मिला था और अर्जुन ही वो डाकू था, मगर वो सारा जीवन अपने गलत न्याय को लेकर पछताता रहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।